फटाफट लेट्स स्टार्ट। अब ये पास्ता में हल्दी डाल के लाया, मैं क्या करूं? आओ फटाफट, इधर देखना बोर्ड पे। चालू कर रहे हैं। ऐसे 210। बहुत पंचायती करते हो तुम, पढ़ाने नहीं देते सर को। अग्रीइंग कुछ नहीं पढ़ते हो मेरी क्लास में, फटाफट आ जाओ। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये स्टैंडर्ड हम झेल पाएंगे? अरे सर रट मारेंगे, कुछ नहीं है स्टैंडर्ड में। कुछ ही तो स्टैंडर्ड लाइफ में आसान है, ये उनमें से एक है। लॉ बोला देख भाई सुन, तू ऑडिट पे गया है ना, तो पहले चेक कर ले प्री कंडीशन पूरी हुई है क्या। प्री कंडीशन पूरी होवे है तो ऑडिट लेनी है, वरना नहीं लेनी है। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, करो इस पे तारे मारो 2 4 5। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। बोलो, ऑडिटर ऑडिट पे जाएगा तो पहले चेक करेगा कि प्री कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई। प्री कंडीशन पूरी हुई तो ऑडिट लेवेगा, वरना नहीं लेवेगा। सबसे पहले डिटरमाइन करो वेदर FRF used in preparation of financial statements is acceptable। मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लो कि वो अंडरस्टैंड करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 3 मुद्दों पे एक्नॉलेजमेंट ले लो भैया। बहुत चोर आदमी होता है मैनेजमेंट, बाद में बहुत पलट खाता है। पहला एक्नॉलेजमेंट लेना है। मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल FRF। मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा ऑडिटर को सारे रिकॉर्ड्स जो ऑडिटर को चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद एन एंटिटी। ये सारी बेटा याद रखो प्री कंडीशन है। अगर ये प्री कंडीशन पूरी होंगी तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि बाद में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट ना हो, इसलिए मैनेजमेंट और ऑडिटर को मिलकर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड कर लेने चाहिए। आपसे कोई पूछे कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैसे डिसाइड होंगे, यहां पे सवाल बनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटर मैनेजमेंट या TCWG को एक लेटर भेजता है जिसमें वो एक तो ये कम्युनिकेट करता है कि मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करी है, प्लस ऑडिट के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कम्युनिकेट करता है। उसको बोला जाता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या बोला जाता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो अपने को क्या याद रखना है? अगला इश्यू आएगा अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन राइटिंग। बोले राइटिंग में अग्री करने, थ्रू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। चलो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? इट इज नेसेसरी टू डिसाइड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऑडिट में जब बाद में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, उससे बेटर है कि टर्म्स डिसाइड कर लो। अच्छा, टर्म्स डिसाइड कैसे होंगे? एक लेटर भेज के। पेपर में शॉर्ट नोट आता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे। बोलिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इसको मैं पूरा प्रॉपर लिखा रहा हूं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज अ फॉर्मल लेटर sent by the auditor to client communicating terms of engagement।
ठीक है, अब इसमें मेन टर्म्स में क्या डिसाइड होता है आगे लिखना। एंगेजमेंट लेटर शेल कंटेन 1 2 3 4 and 5 matters. Terms of engagement shall contain 5 matters. क्या क्या 5 matters आएंगे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, फिर बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, responsibilities of auditor, responsibilities of management, responsibilities of management, identification माने होता है पता लगाना, identification of applicable FRF, identification of applicable FRF, expected form and content, expected form and content of audit report. ठीक है, अब ये भी टॉपिक स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट है। और अब स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? मान लीजिए आप ऑडिट पर गए, मान लीजिए आप किस पर गए? ऑडिट पे गए और क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई टर्म्स को चेंज करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप ऑडिट पर गए और क्लाइंट ने आपसे बोल दिया कि टर्म्स को चेंज करना है, तो क्लाइंट आपको अगर टर्म्स चेंज करने के लिए बोल रहा है तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है? समझ में आती है बात? टॉपिक क्या है? क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑडिटर, क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, तरीके से करना। ठीक है, सबसे पहले लॉ ये बोला कि अगर ऑडिटर से क्लाइंट बोल रहा है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को क्या करना है? चेंज करना है, तो ऑडिटर सबसे पहले तो क्लाइंट से रीजन पूछेगा कि भैया टर्म्स को चेंज क्यों करूं, तू मुझे क्यों बोल रहा है टर्म्स को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आप बोलोगे वेयर क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑडिटर to change the terms of engagement, auditor will consider whether there is reasonable justification for doing so. Auditor shall inquire from management. Auditor shall inquire from management reasons for such request. Auditor shall inquire from management reasons for such request. अब बच्चों इसमें पेपर में दो इश्यू बनाने हैं कि मैनेजमेंट ने जो रीजन दिए वो जस्टिफाइबल लगे तो क्या करना है और जस्टिफाइबल नहीं लगे तो क्या करना है। फिर बोल रहा हूं, मैनेजमेंट ने जो रीजन दिए वो जस्टिफाइबल लगे तो क्या करना है, नहीं जस्टिफाइबल लगे तो क्या करना है। तो लॉ बोला वेयर रीजंस provided by management appear to be justifiable, where reasons provided by management appear to be justifiable, auditor and management will agree upon new terms of engagement in writing. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपने नए टर्म्स डिसाइड कर लिए, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट में पुराने टर्म्स के बारे में बताना है? तो याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट में ना तो पुराने टर्म्स के बारे में बताना है
और ना पुराने टर्म्स के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर्स लगाए उसके बारे में बताना है। तो क्या याद रखोगे बताओ? इन ऑर्डर टू अवॉइड confusion, in order to avoid confusion, audit report will not contain reference to original terms and procedures applied as per original terms। क्लियर है? अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है, मान लीजिए आपको मैनेजमेंट के रीजन जस्टिफाइबल नहीं लगे और मैनेजमेंट आपको ओरिजिनल टर्म से कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, क्या करोगे? तो वेयर reasons provided by management does not appear to be justifiable and management does not allow auditor to continue with original terms and management does not allow auditor to continue with original terms, then auditor will withdraw from engagement। लेकिन याद रखना, एंगेजमेंट से विड्रॉ तभी कर सकते हो जब लॉ में अलाउड है। लॉ अलाउ कर रहा है रिजाइन करना तो आप रिजाइन कर सकते हो, लॉ अलाउ नहीं कर रहा तो आप रिजाइन नहीं कर सकते हो। लॉ को अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ भाई तो रिजाइन कर सकता है। देन विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड डिटरमाइन ऑब्लिगेशन, क्या हमारी ड्यूटी है रिपोर्ट करने की, डिटरमाइन ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट टू, क्या इस बारे में हमें बताना है, रिपोर्ट करना है, टू रिपोर्ट टू TCWG, ओनर्स एंड रेगुलेटर्स। इस टॉपिक की बेस्ट पॉसिबल समरी जो बन सकती है वो मैंने आपको बना के दी है। और अब इस स्टैंडर्ड का एक लास्ट इशू बचता है। इतना क्विक वे में हमने स्टैंडर्ड का रिवीजन करा है और ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड का कोई पॉइंट छोड़ा है, सारे पॉइंट मोटे मोटे कवर किए। एक आखिरी इशू बचता है स्टैंडर्ड में, रिकरिंग ऑडिट्स। क्या? रिकरिंग ऑडिट ये होती है कि आप किसी एंटिटी की ऑडिट बार बार कर रहे हैं, ईयर टू ईयर आप ही कर रहे हैं। तो सवाल ये उठा, भाई रिकरिंग ऑडिट कर रहे हैं तो क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हर साल क्लाइंट को बताने हैं क्या, एवरी ईयर कम्युनिकेट करने हैं क्या टर्म्स में चेंजेस करने हैं क्या? तो देखो, रिकरिंग ऑडिट में नॉर्मली ना तो टर्म्स हर साल डिसाइड होते हैं, ना रिकरिंग ऑडिट में टर्म्स रिकम्युनिकेट होते हैं, ना हर साल डिसाइड होते हैं ना रिकम्युनिकेट होते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे टर्म्स को डिसाइड भी करना पड़ता है और रिकम्युनिकेट भी करना पड़ता है। फिर बोल रहा हूं, कुछ केसेस हैं जहां टर्म्स को डिसाइड भी करना पड़ता है और रिकम्युनिकेट भी करना पड़ता है। तो कहां पे टर्म्स को डिसाइड करना पड़ेगा, रिकम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो अभी अपन बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है? आइए, चलिए बच्चों आइए, ठीक है। अब एक आखिरी इशू आता है, कि भैया अगर रिकरिंग ऑडिट्स हो रही हैं तो क्या करना है। तो आप इसमें सिंपल याद रखो, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स देयर विल बी
नीड टू रिवाइज और रीकम्युनिकेट, नीड टू रिवाइज और रीकम्युनिकेट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ओनली इन फॉलोइंग केसेस। जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं केसेस में टर्म्स याद रखना, रिवाइज या रिकम्युनिकेट होते हैं, वरना नहीं होते हैं। जनरल रूल यह है कि रिवाइज या रिकम्युनिकेट नहीं होते हैं। पहला केस, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग टू एंटिटी, एंटिटी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो बता दो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ गया तो रिवाइज कर दो। चेंज इन ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप में चेंजेस आ गए तो रिकम्युनिकेट कर दो। नेक्स्ट, चेंज इन साइज ऑफ बिजनेस, कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज आ गया, बिजनेस के नेचर में कोई चेंज आ गया, रिकम्युनिकेट कर दो। चेंज इन लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आ गया, रिकम्युनिकेट कर दो। चेंज इन लीगल रिक्वायरमेंट्स, चेंज इन एफआरएफ, एफआरएफ में चेंज आ गया, रिकम्युनिकेट कर दो। ये मेन केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, जहां पे रिकरिंग ऑडिट्स के केस में भी टर्म्स को रिकम्युनिकेट या रिवाइज करना पड़ता है। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि टर्म्स में रिकम्युनिकेशन नहीं हो रहा। देखो, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, रिवीजन आ रहे हैं, तो अपने को करना पड़ रहा है। बेसिक आइडिया ये है। क्लियर हुआ? यहां पर अगर आप सोचेंगे आकर, तो इस चैप्टर के अंदर हमने काफी सारी बातें अभी तक कर ली हैं। इस चैप्टर के अंदर काफी सारी बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप छोड़ सकते हो। आप कहो कि हम पेपर में छोड़ जाएंगे, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा छोड़ के जाना, लेकिन हां, आप करके जाओगे तो हो जाएगा। अब इस चैप्टर में दो चीजें बच रही हैं। एक बच रहा है SQC 1 और एक बच रहा है SA 220। एक बच रहा है SQC 1 और एक बच रहा है SA 220। आइए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SQC 1 एंड SA 220 के बीच में। सबसे पहले बात कर लेते हैं SQC 1 और SA 220 में फर्क क्या है। देखो यार, दोनों का फर्क आना बहुत जरूरी है, और मैंने तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में से क्वेश्चन भी देखा था कि SQC 1 और SA 220 में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा। SQC 1 और SA 220 में क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, सबसे पहली चीज, SQC 1 ओवरऑल फर्म लेवल पर फोकस करता है। एक फर्म जितनी भी सर्विसेज दे रही है, चाहे ऑडिट, चाहे रिव्यू, चाहे कोई अदर सर्विस, और उसके बाद जितने भी असाइनमेंट्स हैं, 10 ऑडिट, 20 ऑडिट, 50 ऑडिट, सभी की क्वालिटी पे कैसे कंट्रोल रखा जाए, ये SQC 1 है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑडिट, सिर्फ ऑडिट, वो भी एक पर्टिकुलर ऑडिट पर क्वालिटी कैसे रखी जाए, मेंटेन, वो बात करता है SA 220। तो देखो, दोनों में फर्क क्या है। आज अगर मेरे को दोनों में डिफरेंसेस की बात करनी होगी तो मैं बात करूंगा, क्या बताओ? SQC 1 focuses on firm level, focuses on firm level and deals with all engagements, and deals with all engagements including audit, review, assurance services, etc. लेकिन जो SA 220 है, पहली चीज तो वो सिर्फ ऑडिट की बात करता है, वो रिव्यू या अश्योरेंस की बात नहीं करता। और दूसरा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडिट, एक सिंगल ऑडिट के लिए बात करता है, जो मैं करने जा रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे? SA 220 applies to particular audit at an individual level.
इंडिविजुअल या एंगेजमेंट लेवल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में पहली चीज तो फर्क पता हो कि कहां पे तो मुझे SQC1 अप्लाई करना है और कहां पर मुझे ऐसे 220 अप्लाई करना है। पहले तो ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अच्छा यार यहां तो आपको SQC1 लगाना है और यहां पर आपको ऐसे 220 लगाना है। तो अपने को क्वेश्चन भी कई बार पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ के थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं SQC1 पे। नाम बड़ा है, मैंने क्लास में भी इस नाम को लर्न करने की ट्रिक बताई थी। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, याद है? और क्या होता है? SAE स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये जो ऑडिट है, रिव्यू है, अश्योरेंस एंगेजमेंट है और रिलेटेड सर्विस है, इन चारों की क्वालिटी के लिए बनाए SQC। तो इन चारों का नाम बना के लिखना। और बात हो रही है फर्म लेवल की, तो हम क्या बोलेंगे? नाम लर्न करने का ट्रिक समझो। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल करनी है किसके लिए? फॉर फर्म्स, फर्म्स के लिए करनी है। अच्छी बात है। जो क्या क्या काम करेंगी? ऑडिट करेंगी, रिव्यू करेंगी, अश्योरेंस करेंगी और रिलेटेड सर्विस करेंगी। फॉर फर्म्स बोलो दैट परफॉर्म। अब क्या क्या चीजें करिए? चार नाम याद रखने, दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू। अब याद करो, ऑडिट एंड रिव्यू किसका होता था? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। दैट परफॉर्म्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ, दैट परफॉर्म्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और क्या काम कर रहे हैं? अदर अश्योरेंस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। मुझे पता है स्टैंडर्ड का नाम बड़ा है, लेकिन आराम से याद किया जा सकता है अगर हम उससे थोड़ा सा स्मार्टली डील करें। मुझे पता है, देखो हमने थोड़ा सा इसको टाइम दिया, हमने इसको हड़बड़ाया नहीं, हमने इसको थोड़ा सा टाइम दिया कि भाई हमें स्टैंडर्ड का नेम लर्न हो जाए। अब देखो, सभी क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट्स हैं, 6 के 6 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। फिर हर एक जो ये 6 एलिमेंट है हमें डिटेल में अलग से पढ़ने हैं। 6 के 6 एलिमेंट, जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मॉनिटरिंग है, या एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा है। तो पहले बताओ, देयर आर six elements, there are 6 elements of quality control under SQC1, which are 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या क्या बताओ? क्या क्या बताओ? बोलो। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और कईयों को करने का शॉर्टकट बता दूंगा आपको, ज्यादा माथापच्ची नहीं पालनी। एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, अब ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, अब ये भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप चैप्टर 11 पे हैं। चैप्टर 11 के भी रिवीजन पे हैं, वो भी एग्जाम के टाइम पे हैं। चैप्टर 1 में प्रीलिम, चैप्टर 2 में ऐसे 300 में प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। यहां पे आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, फिर भी मैं ऑब्वियसली करवाऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है HR, ह्यूमन रिसोर्सेस, HR। अगला पॉइंट आता है HR, ह्यूमन रिसोर्सेस। फिर एक पॉइंट आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। मैं आपको सच बताऊं, स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है। उसमें भी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मॉनिटरिंग। और अगर आपने SQC1 अच्छे से किया है तो ऐसे 220 में बहुत ज्यादा चीजें वापस नहीं करनी है। क्या क्या करना होगा वो आज ही अभी के अभी रिवीजन करके हम फिनिश करेंगे, ठीक है। आइए, 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है बेटा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी कौन लेगा
अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि वर्क की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो लॉ ने बोला कि फर्म का जो सीईओ है या फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर है, उनको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी पड़ेगी कि फर्म के अंदर एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हो। क्लियर है क्या? वो ये बोलता है कि फर्म का जो सीईओ है, फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर है, उनमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना पाए। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? नेम याद रखो, बोलो नेम याद रखो, बोलो। फर्म्स सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर should assume ultimate responsibility for quality control. They should promote an internal culture. Internal culture based on the recognition that quality is essential. इस लाइन का मतलब है कि फर्म के अंदर सब लोगों को यह बात का एहसास होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट इसमें आता है, अगला एलिमेंट आता है इसमें बेटा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अगला एलिमेंट बेटा इसमें कौन सा आता है? देखो, अब मैं बता दूं तुम्हें, जब एथिकल रिक्वायरमेंट्स आए तो पहले तो सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के नाम लिखाओ। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आज ही तो पढ़े हमने। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। फिर आप बोलो कि फर्म ऐसा सिस्टम बनाएगी, क्वालिटी कंट्रोल का ऐसा सिस्टम बनाएगी कि इन सभी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस हो। तो आप क्या बोलोगे? फर्म should establish policies and procedures. Firm should establish policies and procedures to ensure compliance with ethical requirements. बोले फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए कि एथिकल रिक्वायरमेंट से क्या हो? कंप्लायंस हो। अब इसमें मेन बात ये वाली है, फर्म को अपने स्टाफ को ये कम्युनिकेट करना है कि उन्हें अपना काम इंडिपेंडेंटली करना है। अब आ गई वही वाली बात जो मैं आपको बार बार बोल के परेशान हो चुका हूं। क्या एक्सप्लेन क्या करोगे? सेफगार्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वापस से मत पढ़ो अब यहां, बस एथिकल रिक्वायरमेंट में सेफगार्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस आएंगे, याद रखो। अब ये मेन है, ये एक लाइन है जो अलग पॉइंट है स्टैंडर्ड का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर लॉ ने बोला कि आपको कम से कम साल में एक बार, ज्यादा नहीं भी तो एक बार, फर्म को अपने खुद के स्टाफ से ये रिटर्न में कंफर्मेशन लेना है कि उन्होंने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया है। ये रिटर्न कंफर्मेशन हम मैनेजमेंट TCWG से नहीं ले रहे, सीए फर्म अपने स्टाफ से साल में कम से कम एक बार ये कंफर्मेशन लेगी कि उन्होंने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया है। तो आप क्या बोलोगे? एटलीस्ट एनुअली कॉमा सीए फर्म। इस पूरे स्टैंडर्ड में कहीं भी फर्म आ रहा है, फर्म मतलब सीए फर्म है। सीए फर्म शुड obtain written confirmation from its personnel regarding compliance with ethical requirements regarding
compliance with ethical requirements including independence। बताइए आया क्या? यस सर, हमें तो आता ही है। अब अगला पॉइंट वही है, देखो सेम जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है। मैं आपको ज्यादा चीजें इसमें बोलूंगा ही नहीं लर्न करने को। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मैं इसमें आपको यही बोलूंगा, इसमें मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि यही ध्यान रखो। मान लीजिए आपके पास कोई नई ऑडिट का ऑफर आ गया, मान लीजिए आपके पास कोई नई ऑडिट का ऑफर आ गया, तो लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई नई ऑडिट का ऑफर आया या कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उसी के आपको ऑडिट डिसीजन लेना है कि कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। तो 4 बातें देख लो। एक तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट का जो टॉप मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, उनकी इंटेग्रिटी देख लो कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है। आप ये देख लो कि आपके पास, आपके खुद के पास ऑडिट करने की कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, ऑडिट करने का टाइम है कि नहीं है, ऑडिट करने के रिसोर्सेज है कि नहीं है। एक आप ये देख लो कि क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और एक ये देख लो कि प्रीवियस ऑडिट में कोई भी ऐसा मैटर आया था क्या जिसको देखकर ये लग रहा था कि भाई मुझे करंट ईयर में ऑडिट नहीं लेनी चाहिए। क्लियर है? तो अगला पॉइंट आता है क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं। आप बोलो। फर्म विल कंसिडर, फर्म विल कंसिडर द फॉलोइंग, फर्म विल कंसिडर द फॉलोइंग: इंटीग्रिटी ऑफ clients, principal owners and key managerial persons, competence to perform audit, competence perform audit। क्या हम compliance कर पाएंगे, क्या हम compliance कर पाएंगे एथिकल रिक्वायरमेंट से। और क्या था लास्ट पॉइंट? जो भी इवेंट्स या मैटर्स प्रीवियस ऑडिट में अराइज हुए जिसको देखकर लग रहा है कि ऑडिट नहीं लेनी चाहिए। मैटर्स दैट अराइज इन प्रीवियस और करंट एंगेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है क्या? इसी टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, इसी टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है कि मान लीजिए आपने ऑडिट ले ली, मान लीजिए आपने ऑडिट ले ली और उसके बाद आपको कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन पता चला जिसको देखकर आपको लगता है कि आपको ऑडिट नहीं लेनी चाहिए थी, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऑडिट कंटिन्यू करें या छोड़ें। अब इसमें मेन पॉइंट एक है, आपने क्या बोला, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तारा लगा लेना। बोले क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखनी है, इसी टॉपिक का पार्ट है। तो लॉ बोला कुछ फैक्टर्स हैं, लॉ बोला कुछ फैक्टर्स, लॉ बोला उन फैक्टर्स को देखकर डिसीजन लिया जाएगा कि क्लाइंट में इंटीग्रिटी है या नहीं है। तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे देखें, इंपॉर्टेंट, क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे देखें, ठीक है।
कि मैं आपको बता रहा था, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर्स कंसिडर करना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर्स कंसिडर करना जिन फैक्टर्स के बेसिस पर क्लाइंट की इंटीग्रिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो लॉ बोला सबसे पहले तो बिजनेस रेपुटेशन देखो भैया बंदे की क्या है, तो लॉ बोला कंसिडर बिजनेस रेपुटेशन, कंसिडर बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स, ओनर्स एंड केएमपी। एक क्लाइंट की बिजनेस प्रैक्टिसेस देखो कैसी हैं, फेयर मैनर में कस्टमर से काम करता है नहीं करता, कहीं कस्टमर को चीट तो नहीं करा। तो नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, क्या क्लाइंट ऑडिटर की फीस कम करने की कोशिश कर रहा है? अगर क्लाइंट ऑडिटर की फीस कम करने की कोशिश कर रहा है मतलब क्लाइंट ये चाहता है कि ऑडिटर अपना काम ठीक से ना करे। एग्रेसिव एफर्ट, बोलो एग्रेसिव एफर्ट बाय क्लाइंट, एग्रेसिव एफर्ट बाय क्लाइंट टू कीप ऑडिट फीस as low as possible, to keep audit fees as low as possible। ऑडिट के वक्त पे लिमिटेशन लगा रहा है, इनएप्रोप्रिएट limitations on auditor, inappropriate limitation on scope of audit, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? बोलो आया नहीं है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए भैया क्वालिटी कंट्रोल के? सर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया, सर हमने एथिकल रिक्वायरमेंट कर लिया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप कर लिया, और उसके बाद अब अगला एलिमेंट आता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या आता है? यार लोग अच्छे होंगे तो काम अच्छा होगा ना। अरे भाई लोग अच्छे होंगे तो काम अच्छा होगा, लोग ही नहीं अच्छे होंगे तो काम कैसे अच्छा होगा? लोग ही नहीं अच्छे होंगे तो काम कैसे अच्छा होगा? लोग अच्छे तो काम अच्छा, लोग बुरे तो काम बुरा। बोलो आ रहा है क्या? तो लॉ बोला फर्म को बढ़िया एचआर पॉलिसीज बनानी है, फर्म को बढ़िया एचआर पॉलिसीज बनानी है, रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट बढ़िया से हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बढ़िया से हो, कैपेबिलिटीज हो, स्टाफ में कॉम्पिटेंट बंदे हो, करियर डेवलपमेंट बढ़िया हो, प्रमोशन करो लड़कों का, कंपनसेशन दो लड़कों को, उनकी पर्सनल नीड समझो, बेचारे की शादी है छुट्टी वुट्टी दे दो बेचारे को। तो लॉ बोला फर्म विल एस्टैब्लिश एचआर पॉलिसीज, firm will establish HR policies which provide for following matters। बोले ऐसी HR पॉलिसी बनाओ मेरे बच्चों कि इन मैटर्स का ध्यान रखा जा सके। स्टाफ का रिक्रूटमेंट बढ़िया से करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टाफ का रिक्रूटमेंट बढ़िया से करना है। रिक्रूटमेंट के बाद उनकी कैपेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, कैपेबल बंदे आप रखो, कॉम्पिटेंट बंदे रखो, ऐसे बंदे रखो कि जो काबिल हैं, उनका प्रमोशन कर दो, उनको कंपनसेशन बढ़िया दे दो, उनको कंपनसेशन बढ़िया दे दो, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करो कि यार काम बढ़िया तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, कहीं बदमाश तो नहीं है। उनकी पर्सनल नीड्स को समझो, एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स करो। सर ये सारी चीजें हैं जिनको देखने के बाद स्टाफ का वर्क इवैल्यूएट होता है। क्लियर है? तो कितने एलिमेंट हो गए बताओ क्वालिटी के? 4 हो गए। टोटल हैं कितने? 6 हैं। सोचो कौन से एलिमेंट पे बात हो गई?
लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात हो गई, एथिकल रिक्वायरमेंट पे बात हो गई, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप पे बात हो गई, एचआर पे बात हो गई। अब देखो, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में 3 मुद्दे हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में 3 मुद्दे हैं और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में जो 3 मुद्दे हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो उसमें 4 मुद्दे हैं। एक मुद्दा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मुद्दा ऑलरेडी ऐसे 230 में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, जी सर, जी सर, जी सर। फिर भी बता दूंगा मैं, फिर भी उसकी मेन बातें मैं बता दूंगा। तुम्हें से घबराना मत कि सर नहीं बताएंगे, सर सब बताएंगे। आओ, हम आज बातें ही करने तो आए हैं सर, और क्यों आए हैं? बातें करेंगे, जीवन जिएंगे। आओ आओ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पढ़ें। अब इसमें पहला पॉइंट बोला है भाई कंसल्टेशन कर लो, कंसल्टेशन कर लो, कंसल्टेशन कर लो। कंसल्टेशन का मुद्दा क्या बोलता है? मान लो आप ऑडिट पे गए तो मेरे स्टाफ को कोई डिफिकल्ट मैटर शेटर आया तो अपने को क्या करना है? कंसल्टेशन करना है। लॉ बोला कंसल्टेशन होनी चाहिए डिफिकल्ट मैटर्स पे, और डिफिकल्ट मैटर्स पे कंसल्टेशन या तो विद इन द फर्म कर लो, और अगर विद इन द फर्म उतने एक्सपर्ट बंदे नहीं है तो बाहर का उठा लो, एक्सपर्ट उठा लो। मतलब मैं कह रहा हूं ले आओ उसको और बोले उससे कंसल्टेशन कर लो। तो भैया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पहला पॉइंट क्या आता है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पहला पॉइंट क्या आता है? कंसल्टेशन। कंसल्टेशन क्या बोलता है? इट शुड टेक प्लेस, बोलो इट शुड टेक प्लेस, इट शुड टेक प्लेस on difficult matters, it should take place on difficult matters, it should take place on difficult matters either within the firm, either within the firm or outside the firm, or outside the firm with an expert। तो बोले कंसल्टेंसी होनी चाहिए भैया। देखो डिफिकल्ट मैटर पे तुमको चाहिए विद इन द फर्म कर लो, तुम्हें चाहिए इंटरनली कर लो, एक्सटर्नली कर लो। बोले तुम देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले जो फर्म के पास इंटरनल रिसोर्सेज नहीं होंगे वो बाहर से ही पूछेगी ना, और किससे पूछेगी? बोलो ना, एक बात और लिखो, फर्म विदाउट एप्रोप्रिएट, फर्म विदाउट एप्रोप्रिएट internal resources, firm without appropriate internal resources may need to consult outside expert। बोले कंसल्ट कर लो, अंदर के बंदों से करो, बाहर के बंदों से करो, कर लो। हम तो ये बोल रहे हैं कि कंसल्टेशन कर लो। अगला पॉइंट है मेन, अगला पॉइंट है मेन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगला पॉइंट है मेन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR, EQCR। EQCR क्या बोलता है? फर्म में एक बंदे ने काम कर दिया, फर्म ने एक बंदे में काम कर दिया तो फर्म का ही दूसरा बंदा उसके काम को रिव्यू करेगा, ये देखने के लिए कि भैया उसने ठीक से किया है कि नहीं किया है। याद ये रखो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या हो रहा है? फर्म का जब एक बंदा काम कर देता है तो फर्म के विद इन ही एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नाम का बंदा होता है जो उसके वर्क को रिव्यू करता है कि उसने काम ठीक से किया था कि नहीं किया था। याद ये रखना है, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट अगर हो रही है तो EQCR कराना मैंडेटरी है, और बाकी केसेस में सीए फर्म अपना क्राइटेरिया बना ले कि कहां उसे EQCR करना है और कहां नहीं करना है। पहले देखो EQCR में होता क्या है ये समझो। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, डिट्टो लैंग्वेज लिखने वाला हूं। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एन ऑडिट, मेड इन एन ऑडिट should be reviewed by
engagement quality control reviewer for taking an objective view. ऑब्जेक्टिव व्यू लेने के लिए कि काम ठीक से हुआ है, फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड. अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये कराना मैंडेटरी है, ये कराना मैंडेटरी है. EQCR मैंडेटरी होगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अगर आप किसकी ऑडिट कर रहे हो, EQCR कराना मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटीज के केस में. और डेवलप और फर्म टू डेवलप ओन क्राइटेरिया, फर्म टू डेवलप ओन क्राइटेरिया इन अदर केसेस. आई होप आया होगा. बहुत हाउल्ला मचाते हैं बच्चे, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड है. ये चैप्टर हार्ड नहीं है बेटा, ये चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर इजी है. ऑडिट में मैं एक ही चैप्टर के लिए हार्ड बोलता हूं, चैप्टर नंबर 5. वो भी हार्ड है अगर आप उसको नहीं पढ़ो, उसको नहीं समझो, मैंने जो चार्ट्स बनाए उनको फॉलो नहीं करो, नहीं तो वो भी हो जाता है, दिक्कत नहीं आती उस चैप्टर में. आओ, अब आप बनाओगे नहीं बनाओगे, फॉलो करोगे नहीं करोगे, ये तो आप पर है. चलो, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ही एक और पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ये होता है कि मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, कैसे आ गया, किस किस के बीच में आ गया. लॉ बोला या तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया विद इन, लॉ बोला अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया विद इन एंगेजमेंट टीम एंड जिनसे कंसल्टेंसी करी थी एंड दोज कंसल्टेंसी करी थी ना डिफिकल्ट मैटर्स पे, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर जिसने ऑडिट करी और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जिसने ऑडिट होने के बाद उसको रिव्यू किया. तो लॉ बोला अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व नहीं होगा रिपोर्ट इशू नहीं होगी. तो इस केस में बोलना रिपोर्ट कैन बी इशूड, रिपोर्ट कैन बी इशूड only after, report can be issued only after differences have been resolved. बोलो आया कि नहीं आया. देखो अब लॉ बोला कि अगर मान लो मैटर रिजॉल्व ही नहीं होता है, मान लो किसी भी तरीके से मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या होगा, फर्म को कोई ना कोई प्रोसीजर तो लगाने ही पड़ेंगे. लाइक एक बाहर वाले फर्म से जाके पूछो, मान लो आपने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं रिजॉल्व हो रहे. मान लो रिव्यूअर की बात एंगेजमेंट पार्टनर नहीं मान रहा है, तो लॉ बोला अगर मैटर इज नॉट रिजॉल्व, मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ रिकमेंडेशंस ऑफ किसके सुझाव, इफ रिकमेंडेशंस ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड बाय, किसने एक्सेप्ट नहीं किए, आर नॉट एक्सेप्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर, फिर क्या करना होगा, देन मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड, देन मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड बाय अप्लाइंग अदर प्रोसीजर्स. आप मैटर को रिजॉल्व करो अदर प्रोसीजर्स लगा के. मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग अदर प्रोसीजर्स. लाइक अदर प्रोसीजर्स क्या है, कंसल्टिंग अनदर फर्म, कोई दूसरी फर्म से जाके कंसल्टेंसी करो, पर जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होगा रिपोर्ट इशू नहीं होगी. और सिर्फ रिकैप कराता हूं, सुनना ध्यान से, सिर्फ रिकैप कराता हूं, सुनना ध्यान से. सर लॉ ये बोलता है
लॉ ये बोलता है कि भाई ऑडिटर जब ऑडिट पे जाए तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ही ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशंस बनाए। तो लॉ ये बोला पहली चीज तो जो ऑडिटर को ऑडिट के क्या बनाने हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने, उनकी असेंबली करनी है एक ऑडिट फाइल में। और ऑडिट फाइल का जो असेंबली प्रोसेस है वो टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, विच इज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा इन्होंने बोला कि ऑडिटर ने जो अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं उसे एक सफिशिएंट पीरियड के लिए रिटेन करके रखना पड़ेगा, सफिशिएंट पीरियड के लिए संभाल के रखना पड़ेगा, और वो सफिशिएंट पीरियड है 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये उसमें मोटा मोटी लिखा हुआ है। और बेटा अब आखिरी एलिमेंट आता है क्वालिटी कंट्रोल का। आखिरी एलिमेंट आता है बेटा क्वालिटी कंट्रोल का। और क्वालिटी कंट्रोल का बेटा जो आखिरी एलिमेंट आता है, क्वालिटी कंट्रोल का जो आखिरी एलिमेंट आता है दैट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यही है कि सीए फर्म की जो भी इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो भी इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, सीए फर्म में जो भी अपने क्वालिटी सिस्टम्स बनाए हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं, आप उनको क्या करो, टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहो। उनका एक ऑन गोइंग इवेल्युएशन करते रहो, ये देखने के लिए कि वो रेलिवेंट हैं, वो एडिक्वेट हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, लोग उन्हें कंप्लाइड कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे मॉनिटरिंग क्या है, तो आप एक लाइन लर्न करके चल जाओ जो मैं आपको लिखा रहा हूं। मॉनिटरिंग मीन्स an ongoing evaluation. Monitoring means an ongoing evaluation of CA firms quality control systems, policies and procedures to determine whether they are adequate, operating effectively, complied with in practice। complied with in practice मतलब एक्चुअली उसे फॉलो भी किया जा रहा हो। यहां पर आकर बेटा अपना खत्म होता है ऐसे 220 SQC1। क्या खत्म होता है? SQC1। कौन कहता है, अरे कौन पागल कहता है कि SQC1 हार्ड है? आप ही ने कहा था सर क्लास में, मैंने नहीं कहा। मैं हमेशा ये बोलता हूं इजी है, ऐसे मेरे पे झूठा झूठा नाम मत लगाओ, ये गलत बात है। मैंने कभी नहीं कहा तू ऐसे करेगा मेरे साथ। बेटा तू करना एग्जाम के एक दिन पहले डाउट पूछने के लिए कॉल, मैं बताऊंगा। चलो यहां तक क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? सबको आया? बहुत बढ़िया सर। क्या कहते हो सर, क्या कहते हो सर? ये तो मस्त बनाया यार मैंने यार। आई डिजर्व सम एप्रिसिएशन। डन। मजाक में थोड़ा देखो कैसे हो यार तुम सारे के सारे। चलो सुबह सुबह मेरा ही मजाक उड़ाने मिले हो है। चलो हाँ यार 11 बज गए। अब चालू ऐसे किया था ना रात के अंधेरे में। चलो आओ अब सुनो मेरी बात। ऐसे ही होता था विंटर्स में, तो जब मैं रिवीजन क्लास लेता हूँ तो सुबह 7 बजे मत निकलते। बोल रही है आपने TDS TCS की क्लास रखी थी भरे अंधेरे में, हम भरे अंधेरे में निकले थे तो भरे रोशनी में निकल जाते। चलो खैर यहां तक क्लियर है? बोलो आया नहीं आया समझ में? आ गया? बहुत बढ़िया। बोल रही आपके मैसेज का ही वेट करती रह गई। चलो चले आगे फटाफट आओ। मेरा शेड्यूल क्या आगे से आगे फिक्स रहता है, मेरा आगे कोई शेड्यूल नहीं है तो अपन क्लास थोड़ी बहुत लेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। कह रहा हूं चलो ऐसे 220 में ज्यादा कुछ नहीं है।
उसमें मैं आपको क्लियर कट पेपर के लिए भी बोल रहा हूं, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको वापस से पढ़ने हैं, बाकी आपको कोई पॉइंट वापस से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सेम कंटेंट्स हैं। आती है बात समझ में? आइए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बोर्ड पर देख लीजिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बोर्ड पर देख लीजिए। चलो जी चलो, अब अपन पढ़ रहे हैं ऐसे 220। ऐसे 220 का नेम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखो मैंने ये तो बता ही दिया ऐसे 220 फर्म लेवल पे अप्लाई होता है। अब यहां पे देखो, पहले तो एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या हैं। आपके पास ऐसे 220 होगा, उसको छोड़ दो। आप अपने नोट्स में, अपनी बुक में जो मटेरियल आप रेफर करते हो वहां पे पहले एक बार एलिमेंट्स ऑफ SQC 1 ओपन करके रखो। तो वहां पे पहला एलिमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानते हो? तो यहां पे भी पहला एलिमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। फिर वहां पे भी एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ही है, यहां पे भी एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ही है। फिर वहां पे भी एलिमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का है, यहां पे भी एलिमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का है। वहां पे भी एलिमेंट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का है, यहां पे भी एलिमेंट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का है। वहां पे भी एलिमेंट मॉनिटरिंग का है, यहां पे भी एलिमेंट मॉनिटरिंग का है। एक एलिमेंट का फर्क है, वहां पर जो एक एलिमेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स की बात तो फर्म लेवल पे ही होगी ना। पार्टनर एंगेज, एक सिंगल बंदा ऑडिट पे गया है तो थोड़ी ना कोई नए बंदे रखने बैठ रहा है। तो यहां पे उसकी जगह पॉइंट आ गया कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ऑडिट पे असाइन करना कि जा तू ये काम करेगा, जा तू ये करेगा, जा तू ये करेगा। तो यहां पॉइंट चेंज होके आ गया असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। तो एक तो एलिमेंट का फर्क है, तो मतलब एक एलिमेंट लर्न करना है, बाकी तो सेम ही हो गए। एक एलिमेंट लर्न करना है, बाकी तो सेम ही हो गए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। उसके बाद कंटेंट्स में एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग सेम एज SQC1, सेम एज SQC1, सेम एज SQC1, सेम एज SQC1। पढ़ो बढ़िया, ना पढ़ो और बढ़िया। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करते हैं। पहले तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करते हैं। देखो भैया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही होता है कि भाई अपने कंधों पे जिम्मेदारी कौन लेगा कि भाई काम की क्वालिटी बढ़िया है। तो देखो, जब फर्म लेवल की बात होती है SQC1 में, जब फर्म लेवल की बात होती है SQC1 में, वहां पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फर्म का CEO, फर्म का मैनेजिंग पार्टनर, बोर्ड ऑफ जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो सब, बोर्ड ऑफ पार्टनर्स होंगे वो सब। यहां तो देखो क्या होता है, एक सिंगल बंदा ऑडिट करने जाता है, हम जिसे एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं। तो आप बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। याद है एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता था? फर्म का पार्टनर या कोई भी अदर पर्सन एक फर्म में जिसको एक पर्टिकुलर ऑडिट असाइन हुई है। मैं चाहता हूं आप पहले एंगेजमेंट पार्टनर की डेफिनेशन लर्न करो। बोलो, एंगेजमेंट पार्टनर refers to partner or other person in the firm who is
मेंबर है, मेंबर ऑफ ICAI एंड इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस, जो CA की प्रैक्टिस कर रहा है, एंड इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस एंड इज responsible for audit of, कैसे बोलो, and is responsible for particular engagement, and is responsible for particular engagement। पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि साहब ये क्या है, ये समझ में आया। उसके बाद आप ये लिख दो बस कि जब हम बात करते हैं ऐसे 220 की यानी इंडिविजुअल लेवल की, तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम हो, एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट बनाकर इशू करी जाए, सारी जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की। तो अब बोलो, एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक, engagement partner shall take responsibility for overall quality, on each audit, for overall quality on each audit, including the following। किन किन की? दो चीजें इसमें याद रखो, एक तो कंप्लायंस, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखो, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट्स issued by the firm, reports issued by the firm are appropriate, reports issued by the firm are appropriate in circumstances। बोलो, क्लियर है? एक तो ये पॉइंट अपने को अगर इतना याद रह गया तो मेरे हिसाब से मच मोर देन सफिशिएंट है। और एक पॉइंट और है अब यहां पर, एक पॉइंट और है यहां पर, बाकी आप रीड भी नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। अपने को ये ऐसे नहीं कि कोई टेंशन लेना है। एक असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम में तो यही लिखा है, मैं यहां लिख के भी नहीं दूंगा आपको, उसमें तो यही लिखा है बेटा कि आप जब एंगेजमेंट टीम को ऑडिट पे भेजते हो तो एज एन एंगेजमेंट पार्टनर मेरी ड्यूटी है कि जब मैं एंगेजमेंट टीम को ऑडिट पे भेजता हूं तो उनकी कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस को देखते हुए उनको वर्क असाइन करूं। जिस स्टाफ को जो काम आता है वही काम उसको असाइन होना चाहिए। बोलिए, ये चैप्टर है चैप्टर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक बात लगा आया? थोड़ी मेहनत आपने करी, पूरी मेहनत मैंने करी। चलो ठीक है, आ गया जी सर, आ गया, बिल्कुल आ गया, कर लेंगे हम चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।